डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बिंब अर्थात वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की आकार व उनकी स्थिति और उनकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें अभी हम जितने भी दर्पण ले रहे हैं वो सारे के सारे अवतल दर्पण हैं। ठीक है, तो पहला केस है इसमें जब कोई वस्तु, अच्छा यहाँ पे जो हम वस्तु ले रहे हैं ये बिंदु है, कोई एक बिंदु वस्तु है। ठीक है, बिंदु वस्तु का मतलब जिसका जो आकार है वो एक बिंदु के समान है। ठीक है, ठीक, तो अभी हम कोई ऐसी वैसी कोई वस्तु नहीं ले रहे हैं, कोई बड़ी वस्तु नहीं ले रहे हैं, एक हम बिंदु वस्तु ले रहे हैं। ये चीज़ आपको अभी समझनी है। ठीक, तो देखिए, तो ये एक सारणी आपके सामने बनी हुई है। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बिंब की स्थिति का मतलब वस्तु की स्थिति, बिंब मतलब क्या है वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब क्या है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो पहला पॉइंट जो है वो बिंब की स्थिति जो है वो अनंत पर है, यानी कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो उस समय उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने पहले ही वाला जो डायग्राम है वो इसी को ही बता रहा है। इसमें क्या किया गया है, इसमें आप देखो तो ए पॉइंट से मतलब अनंत से किरणें आ रही हैं और ए बिंदु से आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात ये मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही हैं। ठीक है, और फिर इधर आप देखिएगा अनंत से बी बिंदु से होते हुए किरणें आ रही हैं जो कि परावर्तन के पश्चात एफ से गुजर रही हैं। ये भी एफ से गुजरेंगी क्योंकि आपको रूल पता ही है। ठीक है, कि और ये आपका पी से, जो पी मतलब दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव, एफ का मतलब फोकस, और ये वक्रता केंद्र, ये देखिए तीनों एक ही लाइन पे स्थित हैं। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो दो रेखाएं हैं, अभी हमने दो रेखाएं ली हैं जो कि अनंत से आ रही थी और वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पे मिल रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा फोकस पे बनेगा। ठीक है, और ये कैसे बन रहा है एक बार हम आपको इसको दिखाते हैं। देखिए, ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये मान लीजिए F पॉइंट है। ठीक है, तो किरणें, सपोज किरण अभी यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से टकराने के पश्चात F से गुजरती है। ठीक है, ये आपने पहला नियम ही यही पढ़ा है, जो मैंने नियम आपको पिछली क्लास में बताए थे, ये वही उसी नियम के अंतर्गत है। और दूसरी किरण, ये सपोज A पॉइंट था, एक यहाँ पे B पॉइंट है, तो एक किरण यहाँ से आ रही है जो कि इससे टकराने के पश्चात ये भी कहाँ से जाएगी, ये भी फोकस से ही जाएगी। तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। ठीक, तो प्रतिबिंब जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को कट करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आपका फोकस पे बन गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कोई भी दो किरणें चाहिए होंगी, दो किरणें वो जहाँ भी कट करेंगी बस आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और मैंने आपको जो 4 नियम बताएं, 4 में से आप कोई भी 2 किरणें आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे केस में क्या है, जो वस्तु है वो सी से परे है। सी से परे का मतलब क्या है, जो वक्रता केंद्र है उसके आगे रखी हुई है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, पहला केस जो था कि बिंब कहाँ पे है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस एफ पे ही बन रहा है, बिंदु साइज का। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा, क्योंकि आकार आपको कुछ समझ ही में इसमें नहीं आ रहा है।
और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, वास्तविक तथा उल्टी। वास्तविक तथा उल्टी कहाँ से पता चलेगा, वास्तविक ऐसे पता चले क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए वास्तविक हो गया। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। दूसरा हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में, जब वस्तु जो रखी है वो सी से परे रखी है। सी से परे का मतलब क्या होता है, सी से परे का मतलब होता है कि सी के पीछे रखी हुई है। सी के पीछे मतलब और दूर, जो वक्रता केंद्र है उससे और दूर रखी हुई है या उसके आगे रखी हुई है। ठीक है, तो इस केस को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, सी से परे जब रखी है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एफ और सी के बीच में बन रहा है, एफ तथा सी के बीच में कहीं पर बन रहा है, छोटा बन रहा है आकार में, और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको बना के दिखाते हैं। क्या किया, ये दर्पण है, ये एक मुख्य अक्ष है इसका, ये पी पॉइंट है, ये आपका एफ है। ठीक है, और ये आपका सी है। यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है। ठीक है, अब ये वस्तु, ये सपोज ये बी है और ये ए है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, एक तो जो किरण आएगी वो मान के चलिए ये उसके शीर्ष से आ रही है, इससे आएगी तो कहाँ से जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात ये आपके फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो ये फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण आप ये मान सकते हैं कि अगर बी बिंदु से आने वाली किरण अगर फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस से गुजरी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक है, तो जब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, तो अब देखिए, अब ये किरणें कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये इसको जो है ये यहाँ कहीं काट रही है। ठीक, इसमें एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाया है क्योंकि मैं हाथ से ही बना रहा हूँ। ठीक, तो इसमें ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जहाँ पे देखो इस पॉइंट पे दोनों काट रही हैं एक दूसरे को, ये इस बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हम इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, तो ये आपका ये बन गया बी डैश, जहाँ ये इसका शीर्ष है और ये इसका ए डैश। ठीक है, इसका टेल है, तो ये बी डैश ए डैश ये प्रतिबिंब बन गया और ये वास्तविक बना हुआ है, आकार में उससे कुछ छोटा है। ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा है। वास्तविक इसलिए क्योंकि दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए वास्तविक है। और आप देखिए उल्टा है क्योंकि कट हो रही हैं, तो यहाँ से जो मुख्य अक्ष है वहाँ से वहाँ तक हम लाइन खींचेंगे तो ये उल्टी ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या है, वस्तु जो है सी पर ही रखी हुई, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है। तो इसके लिए हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम रहा, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष में ये आपका एफ है और इधर आपका ये सी है। तो वस्तु सी पर ही रखी हुई है। ठीक, वस्तु सी पर ही रखी हुई है, तो ए और बी, तो ए और बी। ठीक, तो ए और बी में जब बी से किरणें आएंगी तो ये कहाँ से जाएंगी, ये आएंगी तो कहाँ से जाएंगी, ये आपकी फोकस से निकलेंगी। ठीक है, और आप अगर इसको अब बी से एक तो किरण आपकी ये हो गई, मैंने आपको बताया था कोई भी दो किरणें आपको लेनी, एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से निकल रही, दूसरी किरण आप लो जो कि बी से होते हुए बी को कवर करते हुए एफ से निकले, तो एफ से निकलेगी और ये फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
ठीक, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, F से गुजरी और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, ये एरो का निशान आप लोग बना लीजिएगा इस पे, ये एरो। और अल्टीमेटली ये क्या है, इस यहाँ पे देखिए कट किया है इस पॉइंट पे, तो इसको हम इस पॉइंट को मिला देंगे, ऐसे ही इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक, इस पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये जो किरण, ये जो वस्तु बन रही, इमेज बन रही है, ये आपकी सी बिंदु पर ही बन रही है। ठीक है, तो ये बी डैश और इधर आपका ए डैश, यानी कि अगर वस्तु, कोई वस्तु अगर सी पर रखी है या वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, और ये जो है इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है, और आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, तो ये जो सारणी बनी हुई है, सारणी आपने देख भी ली। अगर कोई वस्तु सी पर रखी है तो उसकी स्थिति सी पर ही है, और वो समान साइज की, समान आकार की है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अच्छा देखो, जब सी तथा एफ के बीच में रखी है, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले वस्तु अनंत पर रखी है। ठीक, अब वस्तु जो है वो सी के पास आ गई है लेकिन सी से दूर है। ठीक, और उसके बाद क्या, वस्तु सी पर आ गई। अब वस्तु क्या हुई, सी पर आ गई। अब वस्तु कहाँ पे आ गई, सी और एफ के बीच में। अब वस्तु कहाँ पे आ गई, सी और एफ के बीच में, यानी कि हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम वस्तु को अनंत से दर्पण की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो अब वस्तु कहाँ बनेगी, अब वस्तु कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में है। ठीक है, सी और एफ के बीच में, तो आपको देखना है कि अब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है। ठीक, इसको थोड़ा इधर कर लें। थोड़ा एक्चुअली मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए हम थोड़ी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो है ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु जो रखी है सी और एफ के बीच में कहीं पे रखी हो, सपोज यहाँ पे रखी है। ठीक, तो ये इसका बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो करना आपको वही है, एक किरण आप निकाल दो जो वस्तु के शीर्ष से समांतर आए, मुख्य अक्ष के समांतर हो, और कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, इसको आप फोकस से गुजार दो। और दूसरी किरण जो होगी वो कहाँ से जाए, फोकस से जाए, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो जाएगी। ये दूसरी किरण रही। ठीक, ये दूसरी किरण है, ये एक्चुअली फोकस से गुजर रही है, और ठीक, और ये देखिए, ये इधर से आई और ये फोकस से गुजरी, और ये जब कट करेगी तो ये, इसको हमने जहाँ पे इसने कट किया, यहाँ से मैंने ये जो मुख्य अक्ष है वहाँ पे मैंने इसको एक लंब खींच दिया इसी तरीके। तो यही जो है ये आपकी बन गई, क्या ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये बी डैश हो गया, इधर आपका ये ए डैश हो गया। ठीक, तो कुल मिला के जब ये प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के परे बनेगा, सी के परे, यानी सी से आगे बनेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो आप देख लीजिए, ये जो टेबल बनी हुई है, सी और एफ के बीच में अगर वस्तु रखी हुई है तो सी से परे बन रहा है प्रतिबिंब, बड़ा बन रहा है, और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ये बात हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, अब अगला केस आ जाता है, प्रतिबिंब जो है वो, सॉरी, जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वस्तु को दर्पण के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अनंत पे रखी हुई है। अब आपको देखना है कि, ठीक, तो आप ये करिए, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं।
मैंने थोड़ी सी जगह एक्चुअली बना ली है बनाने के लिए डायग्राम। अब देखें, ये दर्पण है और ये दर्पण है, ये इसका पोल हो गया, ठीक। यहाँ पे ये F है और वस्तु जो रखी हुई है वो F पर ही रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी हुई है? F पर ही रखी हुई है। तो पहले जो वस्तु से जो किरणें आएंगी वो कहाँ से निकलेंगी? वस्तु से जो किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो वो परावर्तन के पश्चात जो है वो F से ही गुजर जाएंगी, ठीक है। ये सपोज इसका सेंटर है, वक्रता केंद्र, ये पॉइंट इसका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र से आपको पता ही है, अगर वक्रता केंद्र से कोई भी वस्तु आती है तो वो जो है वो अल्टीमेटली वहीं से निकल जाती, वक्रता केंद्र से ही अपने पाथ को वापस, अपने पाथ में वापस चली जाती, उसी पाथ में वापस चली जाती। तो ये जब ऐसे आएगी किरणें, वक्रता केंद्र से ऐसे आएंगी किरणें, तो ये वापस क्या करेगी? वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो ये वापस कहीं जाके, जब कहीं अनंत पे जाके ये कहीं मिलेंगी जाके, ठीक है, ये जब अनंत पे जाके कहीं मिलेंगी तो जब आप इसको मिलाओगे, ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे। देखिए यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इसको बहुत पीछे बढ़ाते जब चले जाओगे तो ये अनंत पे आके आपका कहीं इसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। जब वस्तु अगर F पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और आपने देखा होगा ये अत्यधिक बड़ा बन रहा है, ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। हमें सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको बिल्कुल, कि जब वस्तु F पर रखी है तो अनंत पे बन रहा है और अत्यधिक बड़ा, और वास्तविक तथा उल्टा। और लास्ट केस जो है P और F के बीच में, P और F के बीच में, देखिए हम अनंत से लाते हुए वस्तु को कहाँ तक ले आए? F तक ले आए हैं, यानी फोकस तक ले आए। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? P और F के बीच में रख रहे हैं। बात समझ में आ गई? हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? P और F के बीच में, ठीक। तो उसके लिए फिर से आपको वही करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे? सबसे पहले दर्पण आपको एक बनाना है और ये इसका P है, ये P पॉइंट है, इधर आपका ये F पॉइंट है, एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इधर ये इसका C है, ठीक है। तो जब भी इससे जो वस्तु से जो भी किरणें आएंगी वो इससे ही किरणें आ रही हैं, ये किरणें परावर्तन के पश्चात, आप मतलब कई तरीके से ले सकते हो, अभी हटा दें, ये वाला केस हटा देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा। जैसे ही कोई वस्तु ये रखी है, ठीक, तो पहले आप क्या करो, एक एंगल पे इससे किरणें क्या करो, किसी, देखो इससे कई सारी जो आपकी वस्तु है उससे कई असंख्य किरणें आती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग एक या दो किरणें ही लेते हैं, क्योंकि सारी किरणों को अगर हम बनाने लगेंगे तब तो हम एक भी डायग्राम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम एक या दो किरणों को ही कंसीडर करते हैं और उन्हीं दो किरणों में से जो किरणें जहाँ पर कट करती हैं तो हम ये मान के चलते हैं प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से किरणें सपोज हम ये मान के चल रहे हैं किसी एक एंगल पे आ रही हैं जो कि ध्रुव की तरफ आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था परावर्तन के नियम से अगर किसी कोण पर या गिरेंगी तो वो परावर्तन के नियम से वापस उसी कोण से वापस चली जाएंगी, ठीक है, परावर्तित तो हो जाएंगी। तो ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है मान लो C है यहाँ पे, तो C से होते हुए एक अगर हम कोई किरण खींचेंगे तो ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी,
ठीक है, तो ये वापस उसी पाथ पे चली जाएंगी। ठीक, मतलब सी से अगर हमने कोई किरण खींची तो ये वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। ठीक, तो देखो ये जो परावर्तित किरण है ये वाली पहली वाली, इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। ऐसे ही ये जो सी वाली किरण है इसको हमने पीछे बढ़ाया। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे कट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कट कर रही हैं तो इससे हमने यहाँ पे लंब खींच दिया, तो इसका प्रतिबिंब ये बन गया। ठीक है, अगर ये आपका ए बी है, वस्तु ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। इसको हमने देखो डॉटेड लाइन से बनाया है क्योंकि ये जो है ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, हमारे सामने बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये प्रतिबिंब कैसे बना ये भी समझ में आ गया होगा। अब अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग देख लो। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपने देखा होगा कि आपको टॉर्च वॉर्च आपने देखा होगा तो आपको बीम ऑफ लाइट मिलती होगी। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट, हेडलाइट जैसे गाड़ियों की है तो आपने देखा होगा उसमें आपको एक लंबी लाइट दिखती है, बीम ऑफ लाइट दिखती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, आप अगर लाइट उसकी हेडलाइट को देखो तो पीछे की तरफ ये कुछ अवतल जैसी ऐसी सरफेस आपको दिखती है, अवतल सरफेस दिखती है आपको, अंदर की ओर धसी धसी हुई सरफेस आपको दिखती है। टॉर्च में भी देखो तो आपको अंदर की ओर धसी हुई सरफेस दिखती है। जैसे आप गाड़ी की हेडलाइट देखो तो ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें आप एक चीज़ और देखना, इसमें जो बल्ब लगा होता है वो उसके फोकस पे लगा होता है। बल्ब कहाँ लगा होता है, फोकस पे लगा होता है। अच्छा, फोकस पे क्यों लगा होता है, क्योंकि फोकस से अगर कोई भी किरण आएगी तो कैसी कैसी जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ऐसे अगर आएगी तो कैसे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर निकलने का मतलब वो लंबी बीम मिलेगी आपको लाइट की। ठीक है, तो यहाँ से आपको लाइट की लंबी बीम जो मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है। तो टॉर्च में, वाहनों की हेडलाइट में, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो जो दर्पण जो रखते हैं उसमें दांत का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, वो काफ़ी पास में रखते हैं दर्पण को। तो इसका सीधा सीधा आपका एग्जाम्पल जो है आपका ये वाला है, ये वाला केस की बात हो रही है जहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, पी और एफ के बीच में। तो पी और एफ के बीच में रखी तो आपने देखा उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और काफ़ी वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है। देखो ये देख लो, पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे बन रहा है और विवर्धित बड़ा मतलब बड़ा बन रहा है। ठीक है, आभासी तथा सीधा, बात समझ में आ गई। तो अगर आप दर्पण को अपने पास लेके आ रहे हो तो आपका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसलिए दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण यहाँ पे यूज़ करते हैं और इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर के रूप में यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर के लिए भी आप अवतल दर्पण ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप इसको पास में रखोगे तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यही इसकी खासियत है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो केंद्रित करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया अगर अनंत से किरणें आ रही हैं, जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें अगर किरणें अनंत से आ रही, सपोज सूर्य कहाँ, सूर्य तो अनंत पे स्थित है ना। अब यहाँ से जो किरणें आएंगी, अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रख देते हैं तो ये किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेंगी, फोकस से। और अगर हम फोकस पे ही किसी वस्तु को रख दें तो उसमें सारी की सारा जितनी भी किरणें हैं वो सारी की सारी कहाँ संकेंद्रित होंगी, फोकस पे। ठीक है, तो जब फोकस पे संकेंद्रित होंगी तो जो है हमें ये वस्तु को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। इसीलिए सौर भट्टियों, भट्टी का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को गर्म कर सकते हो। सौर भट्टियों, सौर भट्टी, सौर का मतलब सूर्य, तो सौर भट्टियाँ। ठीक है, तो
सूर्य की जो भट्टी, मतलब सूर्य का के प्रकाश का जिसका उपयोग करते हैं वस्तु को गर्म करने में, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल सोलर कुकर है, ठीक है। तो सोलर कुकर में आप खाना बनाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आगे वैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सोलर कुकर में भी यही फिनोमिना हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हमारे सामने ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।